7 दोपहरें, 7 अलग अलग औरतें और एक आदमी जो सिर्फ देखता रह गया। एक लड़की जिसने प्रेम को सस्ती पत्रिकाओं के पन्नों में ढूंढा और पाया कि असली जिंदगी के पन्ने उससे भी ज्यादा सस्ते थे। एक लड़का जिसकी टांगे तो ट्रेन की पटरियों पर कट गई, पर उसके सपने आज भी दौड़ रहे हैं कहीं न कहीं। एक औरत जिसने अपने पिता को बचाने के लिए 100 रुपए नहीं दिए, पर अपना पूरा जीवन किसी और के नाम कर दिया। और एक लड़की जिसकी कमर में चाकू था, पर वो चाकू भी उसकी इज्जत नहीं बचा सका। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये आप है, ये मैं हूं, ये हम सब हैं। 1952 में धर्मवीर भारती ने एक ऐसा उपन्यास लिखा जो आज भी उतना ही ताजा है, उतना ही दर्दनाक है, उतना ही सच्चा है। एक ऐसा उपन्यास जिसे हर बार पढ़ो तो लगता है कि ये तो मेरी ही कहानी है। तो आइए आज उन्हीं 7 दोपहरों की यात्रा पर चलते हैं, उस इलाहाबाद की गलियों में जहां आज भी माणिक मुल्ला अपनी कहानियां सुना रहा है। और हम सिर्फ श्रोता नहीं होंगे, हम उन कहानियों के किरदार बन जाएंगे। गर्मी की वो बंद दोपहर, खिड़कियां भीतर से अटकी हुई, पंखे की हवा भी बोझिल है, जैसे उसने भी हार मान ली हो। इलाहाबाद की संकरी गलियों में एक मकान है और उस मकान में बैठा है एक शख्स, माणिक मुल्ला। माणिक मुल्ला कोई साधारण कहानीकार नहीं है, वो एक विचारक है, एक दार्शनिक है और सबसे बढ़कर वो प्रेम के निष्कर्षवादी सिद्धांत का प्रवर्तक है। उसके घर गर्मी की दोपहरों में एक अड्डा जमता है, दोस्त आते हैं, चाय आती है, बातें होती है और फिर धीरे धीरे माणिक मुल्ला अपनी कहानियों की पोटली खोलता है। वो कहता है, दोस्तों, ये जो सूरज निकला है, इसके रथ में 7 घोड़े हैं, 6 तो दिखते हैं, पर 7वां कहीं ओझल है। और ये जो हमारी जिंदगी का रथ है, इसे भी कोई अनदेखा घोड़ा खींच रहा है। क्या है वो? कौन है वो? चलिए तुम्हें 7 दोपहरों में 7 कहानियां सुनाता हूं। हो सकता है इन कहानियों में तुम्हें वो 7वां घोड़ा मिल जाए। पहली दोपहर, माणिक मुल्ला की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो किसी पुरानी स्मृति की परत को धीरे धीरे उघाड़ रहे हों। वो कहानी सुनाते हैं जमुना की, उनके घर के बगल की कोठी में रहने वाली 15 साल की लड़की, देह से भरी पूरी, स्वभाव से चंचल और भीतर से किसी अनकहे अभाव से भरी हुई। जमुना का संसार बहुत बड़ा नहीं था, उसमें 2 ही चीजें थी, सस्ती प्रेम कथाओं की पत्रिकाएं और सिनेमा के गीतों की पुस्तिकाएं। इन दोनों को लाने का जिम्मा था 10 साल के माणिक पर, और माणिक बिना किसी हिचक के उसके लिए बाजार से वो रंगीन कागज लाता, जिनमें प्रेम का एक बनावटी चमकीला स्वप्न छपा होता था। पर दोस्तों, असली जिंदगी कभी रंगीन कागजों की तरह नहीं होती। समय बीता, जमुना 20 की हुई, माणिक 15 का। बचपन की हंसी ठिठोली के बीच एक अनगढ़ सी देहात्मक जिज्ञासा आकार लेने लगी। जमुना जब भी मौका पाती, माणिक का कान मसल देती, चुटकी काट लेती या उसे इस तरह जकड़ लेती कि उसका दम घुटने लगता। उस स्पर्श में हंसी भी थी, हट भी, और एक ऐसी बेचैनी भी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मोहल्ले के लोग जानते थे कि पास ही रहने वाले महसर दलाल के बेटे तन्ना से जमुना का विवाह तय है, पर सेम कास्ट होने के बावजूद गोत्र के कारण अड़चन आ गई। जमुना की मां ने विवाह से इनकार कर दिया। उस अस्वीकार में केवल एक रिश्ते का टूटना नहीं था, बल्कि एक युवती के सपनों का अचानक बिखर जाना भी था। जमुना रोई, जैसे किसी ने उसकी कल्पना का रंगीन कागज छीन लिया हो, और फिर धीरे धीरे उसकी नजर माणिक पर ठहरने लगी। अब वो उसे केवल सामान लाने वाला लड़का नहीं था, वो उसके सूनेपन की आखिरी उम्मीद था। अकेले में वो उसे इस तरह दबोच लेती, मानो अपने भीतर की खाली जगह को भर लेना चाहती हो। माणिक के लिए ये आकर्षण उतना ही भयावह था जितना रहस्यमय। उसकी भाभी प्रतिदिन गाय के लिए रोटी बनाती थी, और रोटी खिलाने का काम माणिक के हिस्से आता। कई बार स्कूल से लौटने में देर हो जाती तो रात में जाना पड़ता,
और उस रास्ते में जमुना का आंगन पड़ता। वो जैसे इसी घड़ी की प्रतीक्षा करती रहती। अंधेरे में उसका स्वर, उसका हाथ, उसका अचानक निकट आ जाना किशोर माणिक के भीतर एक अनजाना कंपन भर देता। भय और आकर्षण के इस मेल को सहज बनाने के लिए जमुना ने उसे बेसन के पुए खिलाने का लालच दिया। पुए की मिठास और स्पर्श की गर्मी के बीच एक अनकहा समझौता बन गया। मिलने का सिलसिला रोजमर्रा की बात हो गई, पर उस मिलन में भविष्य का कोई वादा नहीं था, सिर्फ क्षणिक सांत्वना थी। इस कहानी का अंत किसी प्रेम कथा की तरह उजला नहीं था। सामाजिक सच ने अपनी कठोर रेखा खींच दी। अंततः जमुना का विवाह एक वृद्ध जमींदार से कर दिया गया, ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ उसका कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं था, केवल एक सामाजिक व्यवस्था का समझौता था। किशोर आकर्षण की वो अनगढ़ कहानी वही टूट गई। माणिक की स्मृति में बस रह गई एक लड़की, जिसकी आंखों में कभी सिनेमा के गीत चमकते थे और जो बाद में जीवन की अनिवार्यताओं के आगे चुपचाप झुक गई। माणिक कहता है, हमारे देश में अधिकांश लड़कियों की स्थिति कुछ ऐसी ही है। दहेज, जाति और सामाजिक गणनाओं के कारण जब समय पर विवाह नहीं हो पाता, तो वे सस्ती प्रेम कथाओं में अपने सपनों का विकल्प खोजती है। उनकी दबाई हुई इच्छाएं कभी कभी ऐसे ही किसी कम आयु के लड़के की हंसी, उसकी निकटता या एक क्षणिक स्पर्श में अपना त्याग ढूंढती है। पहली दोपहर ढलती है, पर सवाल रह जाता है, क्या जमुना ने सच में प्रेम किया था या वो सिर्फ प्रेम के सस्ते संस्करण की तलाश में थी? दूसरी दोपहर उमस और बढ़ गई थी। माणिक मुल्ला ने जमुना की कहानी का अगला भाग सुनाया। जमुना का विवाह बहुत दिनों तक टलता रहा और अंततः एक दूर के रिश्ते की रामो बीबी के भतीजे से उसका ब्याह कर दिया गया, ऐसे पुरुष से जिसकी 2 पत्नियां पहले ही मर चुकी थी और जिसकी आयु जमुना से कहीं अधिक थी। जमुना के पिता बैंक में एक साधारण क्लर्क थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए ये विवाह मानो एक बोझ से मुक्ति का उपाय बन गया। विवाह के समय पति की वृद्धावस्था देखकर जमुना का मन क्षण भर को अवश्य डोल उठा, पर जेवर और वस्त्रों की चमक ने उस क्षणिक पीड़ा पर पर्दा डाल दिया। वो जब भी मायके आती, पति के स्नेह और वैभव का बखान करती, जैसे अपने निर्णय को स्वयं सही ठहराना चाहती हो। फिर एक दिन वो घड़ी आई जिसने जमुना की असली परीक्षा ली। जमुना के पिता बैंक से घबराए लौटे। हिसाब में 127 रुपए तेरा आने की कमी निकल आई थी। अगले दिन तक जमा न हुए तो जेल निश्चित थी। जमुना के पास 250-300 रुपए थे। वो चाहती तो अपने पिता को इस संकट से बचा सकती थी, पर उसने साफ मना कर दिया। उसके भीतर अब मायके से अधिक ससुराल का भविष्य था, होने वाले बच्चों का जीवन, अपना सुरक्षित ठिकाना। अगले ही दिन वो ससुराल लौट गई, मानो बीते हुए समय से एक दूरी बना ली हो। ससुराल में जमुना सुखी तो थी, पर संतान के अभाव ने उसके जीवन में एक खाली जगह छोड़ रखी थी। इसी अभाव को भरने के लिए वो रामधन तांगे वाले के साथ प्रतिदिन गंगा स्नान जाने लगी। रामधन ने उसे घोड़े की नाल की अंगूठी बनवाकर पहनने का उपाय सुझाया। लोक विश्वास और आशा के सहारे उसने वो अंगूठी धारण की और कुछ समय बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। पुत्र के जन्म के थोड़े ही समय बाद वृद्ध जमींदार की मृत्यु हो गई। जमुना विधवा हो गई, पर इस बार उसके पास एक संतान थी, एक आश्रय था। अकेलेपन से बचने के लिए उसने रामधन को घर की एक कोठरी दे दी। वर्षों बाद रेल में यात्रा करते समय रामधन की भेंट माणिक से हुई। उसने अपने भाग्योदय का समाचार सुनाया और माणिक के लिए भी एक घोड़े की नाल भेजी कि वो भी अंगूठी बनवाकर पहन ले, शायद उसका भाग्य भी जाग उठे। माणिक कहता है, देखो दोस्तों, जमुना ने जीना सीख लिया था, परिस्थितियों से समझौता करना सीख लिया था। रामधन ने अवसर का लाभ उठाना सीख लिया था और मैं सब कुछ देखता रहा, पर निर्णायक क्षणों में निष्क्रिय रह गया।
दूसरी दोपहर ढलती है और सवाल उठता है, क्या जमुना स्वार्थी थी या उसने अस्तित्व का सबक सीख लिया था? तीसरी दोपहर उमस और बढ़ गई थी, मानो आसमान भी रोना चाहता हो पर रो नहीं पा रहा हो। माणिक मुल्ला ने कहानी सुनाई तन्ना की, जो पास में रहने वाले महसर दलाल का लड़का था। तन्ना की मां का निधन सबसे छोटी संतान को जन्म देते ही हो गया था। घर में पिता महसर दलाल, तन्ना और 3 बहनें थी। बच्चों की देखभाल के बहाने घर में आई एक स्त्री, जिसे वे बुआ कहते थे, असल में एक कठोर शासिका थी। वो बच्चों से नौकरों जैसा काम लेती, आधा पेट भोजन देती और शिकायत कर करके तन्ना को पिटवाती। मझली बहन अपंग थी, जो फिसल फिसल कर गालियां देती रहती। तन्ना प्राय भूखा स्कूल जाता, लौटकर लकड़ी चीरता और अपमान सहता। उसके जीवन में यदि कहीं स्नेह था तो जमुना और उसकी मां के घर। जमुना उसे बुलाकर खिलाती, उसके दुख सुनती और इसी निकटता में दोनों के बीच एक कोमल अनुराग पनपा। पर जब विवाह की बात आई तो गोत्र की दीवार आड़े आ गई। महसर दलाल ने घोषणा कर दी कि लकड़ी के ठूंठ से तन्ना की शादी कर देंगे, पर जमुना से नहीं। तन्ना को मारा पीटा गया, भूखा रखा गया और अंत RMS में नौकरी दिला दी गई। उसकी पढ़ाई छूट गई। F.A में वो असफल हुआ और फिर उसका विवाह एक रूपवती विधवा की सुशिक्षित पुत्री से कर दिया गया। वधू की पढ़ाई रोक दी गई और दोनों परिवारों की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गिरी। बुआ घर छोड़कर चली गई। महसर दलाल अन्य संबंधों में उलझ गए और तन्ना पर घर चलाने तथा बहनों के विवाह का भारा पड़ा। दिन रात की मेहनत ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया। इसी बीच महसर दलाल का नाम एक लड़की की मृत्यु से जुड़ा, फिर उनकी भी मृत्यु हो गई। तन्ना का जीवन निरंतर टूटता गया। एक यात्रा में उसकी भेंट जमुना और रामधन से हुई। जमुना ने उसे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया, पर नैतिकता के बंधन ने उसे रोक लिया। लौटकर वो बीमार पड़ा, नौकरी से निकाला गया, फिर यूनियन के सहारे बहाल हुआ। पर एक दिन डाक ले जाते समय ट्रेन से गिर पड़ा और उसकी दोनों टांगे कट गई। माणिक कहता है, तन्ना की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है, ये उस मध्य वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है जहां संघर्ष करते करते व्यक्ति टूट जाता है और समाज उसे सिर्फ देखता रह जाता है। तीसरी दोपहर ढलती है और तन्ना की टूटी टांगों की आवाज हवा में गूंजती रहती है। चौथी दोपहर हवा में नमी थी। माणिक मुल्ला ने कहानी सुनाई लिली की, वो लड़की जिसकी मां तन्ना से उसकी शादी को लेकर चिंतित रहती थी। लिली जमुना से बिल्कुल अलग थी। वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। माणिक उसे सस्ती पत्रिकाएं नहीं बल्कि स्कंदगुप्त जैसे ग्रंथ पढ़ने को देते थे। उसकी रुचियां साफ थी, उसकी सोच परिपक्व थी। माणिक और लिली के बीच एक बौद्धिक और भावनात्मक निकटता थी। वो दोनों साथ बैठकर किताबों पर बातें करते, जीवन पर चर्चा करते, सपने देखते, पर सामाजिक समीकरण फिर निर्णायक सिद्ध हुए। लिली की सहेली कम्मो उसे समझाती रहती, लिली, ये सब कुछ दिन की बातें हैं, शादी के बाद सब बदल जाता है, प्रेम व्रेम सब ठंडा पड़ जाता है, असल जिंदगी कुछ और होती है। और सच में असल जिंदगी ने करवट ली। अंततः तन्ना का विवाह उसी लिली से हुआ। वही तन्ना जिसके टूटने की कहानी हमने सुनी, वही तन्ना जिसकी टांगे कट गई, उसी से लिली का विवाह हुआ। यहां प्रेम फिर से व्यवस्था के सामने झुक गया और आदर्शवाद यथार्थ की धूल में मिल गया। माणिक कहता है, लिली की कहानी उन हजारों लड़कियों की कहानी है जो अपनी पसंद की शादी नहीं कर पाती, जिनकी राय नहीं पूछी जाती, जिन्हें बस समाज की मर्यादाओं के अनुसार ढल जाना होता है। चौथी दोपहर ढलती है और सवाल उठता है, क्या लिली ने कभी माणिक को याद किया होगा? क्या उसने कभी सोचा होगा कि काश, बस एक काश, पांचवी दोपहर सबसे अलग थी।
माणिक मुल्ला की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने कहानी सुनाई सत्ती की, एक ऐसी लड़की जिसकी चाल में आत्मविश्वास था और कमर में काले बैंड का चाकू। सत्ती चमन ठाकुर द्वारा पाली गई अनाथ थी, जिसने जवान होते ही साबुन का कारोबार संभाल लिया। वो किसी पर निर्भर नहीं थी, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी थी। एक ऐसे समय में जब स्त्री का इस तरह आत्मनिर्भर होना दुर्लभ था। हिसाब की एक भूल ने उसका परिचय माणिक से कराया और धीरे धीरे दोनों के बीच आकर्षण जन्मा। सत्ती का खुलापन, उसका आत्मविश्वास, उसकी निडरता, ये सब माणिक को बहुत आकर्षित करते थे। पर सत्ती ने एक दिन बताया, चाचा चमन ठाकुर की नियत खराब है। उसने 500 रुपए लेकर मुझे महेसर दलाल को सौंप दिया है। ये सुनते ही माणिक के होश उड़ गए। वो समझ गया कि सत्ती खतरे में है। और फिर वो रात आई जिसने माणिक को हमेशा के लिए बदल दिया। सत्ती भागकर माणिक के पास आई। उसकी आंखों में डर था, पर आत्मविश्वास भी। उसने कहा, चलो मेरे साथ, कहीं दूर चलते हैं, जहां कोई हमें न जानता हो, जहां मैं सुरक्षित रह सकूं। और माणिक, वही माणिक जो प्रेम के निष्कर्षवादी सिद्धांत का प्रवर्तक था, वही माणिक जो कहानियां सुनाता था, वो डर गया। समाज से डर गया, बदनामी से डर गया, अपने भविष्य से डर गया। उसने सत्ती को पकड़वा दिया। अगले दिन खबर मिली, चमन ठाकुर और महेसर दलाल ने उसका गला घोंट दिया। माणिक कहता है, सत्ती की मृत्यु केवल एक लड़की की हत्या नहीं थी, वो उस व्यवस्था की क्रूरता थी जिसमें स्त्री की इच्छा का कोई मूल्य नहीं, जहां एक लड़की को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है और फिर भी हार जाना पड़ता है। 5वीं दोपहर ढलती है, पर सत्ती का चाकू आज भी माणिक के सीने में चुभता है। 6ठी दोपहर सबसे अंधेरी थी। माणिक मुल्ला ने कहानी सुनाई, अपनी ही कहानी। सत्ती की मृत्यु का समाचार जब माणिक के भीतर उतरा तो वो केवल एक घटना नहीं रही, वो अपराध बोध की तरह उसकी आत्मा में जम गई। उसे लगा जैसे उस रात की कायरता ने एक जीवन की लौ बुझा दी हो। वो अपने ही निर्णय से घायल था, अपने ही भय से पराजित। मित्रों ने समझाया कि जो हुआ वो परिस्थितियों का परिणाम था, पर माणिक के लिए यह तर्क खोखला था। वो स्वयं को दोषी मानता रहा, मानो निष्कर्षों का उपदेश देने वाला ये व्यक्ति अपने ही जीवन के निर्णायक क्षण में निष्कर्ष तक पहुंचने का साहस न जुटा सका हो। वो भीतर ही भीतर टूटने लगा, आत्मनाश की दिशा में झुकते हुए। और फिर एक दिन उसने एक विचित्र दृश्य देखा। एक भिखारिन गोद में बच्चा लिए गाड़ी खींच रही थी और उस गाड़ी पर बैठा व्यक्ति चमन ठाकुर था। निकट से देखने पर वो ठिठक गया। वो स्त्री सत्ती थी, वो जीवित थी और उसके साथ एक बच्चा भी था। इस दृश्य ने माणिक के भीतर जमी हुई निराशा को झकझोर दिया। जो स्त्री उन्हें मृत मानकर वो अपने को हत्यारा समझ बैठे थे, वो किसी न किसी रूप में जीवन जी रही थी, चाहे वो जीवन अपमान और अभाव से भरा क्यों न हो। माणिक कहता है, उस दिन मैंने समझा, जीवन किसी एक निर्णय से पूरी तरह समाप्त नहीं होता, वो टूटकर भी किसी दूसरी दिशा में बन निकलता है। धीरे धीरे माणिक ने कविता और कहानी के स्वप्न त्याग दिए। उन्होंने तन्ना के रिक्त स्थान पर RMS में नौकरी स्वीकार कर ली, मानो जीवन के व्यावहारिक धरातल पर उतर आना ही उनके लिए प्रायश्चित हो। अब वो वही माणिक थे जिनके घर दोपहर में मित्रों का अड्डा जमता, जहां राजनीति से लेकर प्रेम तक हर विषय पर बहस होती और जहां अतीत की इन कथाओं का पुनरावर्तन होता। 7वीं दोपहर, आखिरी दोपहर, माणिक मुल्ला ने घोषणा की, अब कोई नई कहानी नहीं सुनाई जाएगी। उन्होंने कहा, दोस्तों, ये जो 7 दोपहरों में 7 कहानियां सुनी, ये कोई अलग अलग कहानियां नहीं है, ये एक ही कहानी के 7 रंग हैं। ये प्रेम के 7 रूप है, जीवन के 7 पहलू है। और फिर उन्होंने उस रहस्य का पर्दा खोला जिसकी तलाश में हम सब थे। तुमने पूछा था ना,
वो सातवां घोड़ा कहाँ है जो सूरज के रथ को खींचता है, जो इस जिंदगी नाम के रथ को खींच रहा है? सूर्य के रथ में 6 घोड़े दिखते हैं, यथार्थ, संघर्ष, व्यवस्था, परंपरा, नैतिकता और स्वार्थ। पर सातवां घोड़ा दिखाई नहीं देता। वो सातवां घोड़ा है आशा, वही अदृश्य शक्ति जो मनुष्य को बार बार टूटने के बाद भी जीने का साहस देती है। जमुना को विधवा होने के बाद भी, तन्ना को टांगे कटने के बाद भी, सत्ती को गला घोंटे जाने के बाद भी, और मुझे मेरी कायरता के बावजूद। ये सातवां घोड़ा कभी दिखाई नहीं देता, पर उसकी मौजूदगी का एहसास हर उस व्यक्ति को होता है जिसने जीवन में कभी हार मानने से इनकार किया हो, जिसने अंधेरे में भी उजाले की एक किरण देखी हो, जिसने टूटने के बाद भी संभलने का साहस किया हो। जमुना के सस्ते प्रेम में, तन्ना के टूटे सपनों में, लिली के दबे अरमानों में और सत्ती के उठते चाकू में बस एक ही चीज थी, उस सातवें घोड़े की तलाश। तो दोस्तों, ये थी धर्मवीर भारती जी की अमर कृति सूरज का सातवां घोड़ा। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि प्रेम सिर्फ मिलन का नाम नहीं है, प्रेम सिर्फ रोमांस का नाम नहीं है। प्रेम तो जीवन है, अपनी सारी विडंबनाओं, सारी कमजोरियों, सारी त्रासदियों और सारी आशाओं के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर माणिक मुल्ला की ये 7 दोपहरें आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपके जीवन का सातवां घोड़ा क्या है। कौन सी चीज आपको टूटने के बाद भी संभलने की ताकत देती है? इस कहानी को उन सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सोचते हैं कि प्रेम सिर्फ रोमांस का नाम है। उन्हें बताइए कि प्रेम उससे कहीं बड़ा है, कहीं गहरा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले हफ्तों में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऐसी ही और अमर कृतियों की कहानियां। अगली बार एक और कहानी, एक और सफर, एक और सातवें घोड़े की तलाश। तब तक के लिए अपने सातवें घोड़े पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब तक वो है, ये जिंदगी नाम का रथ चलता रहेगा। धन्यवाद। कलम के शब्द के साथ बने रहने के लिए।